फिलहाल हम लोग गोरखपुर में मौजूद है और हमारे साथ बातचीत करने के लिए सहजानंद राय जी हैं जो क्षेत्रीय अध्यक्ष हैं गोरखपुर। सर बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पे आपका। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। सर सबसे पहले तो आपको बधाई हमारे चैनल की तरफ से कि आप अध्यक्ष चुने गए, और साथ ही मैं एक सवाल करना चाहूँगा आपसे कि 2024 को लेकर क्या तैयारियां हैं भारतीय जनता पार्टी की, जो कि सबसे ज़्यादा यही सवाल पूछा जा रहा है कि क्या तैयारियां हैं भारतीय जनता पार्टी की। भारतीय जनता पार्टी निरंतर काम करने वाला संगठन है जी। केवल वो राजनीतिक संगठन नहीं है, वो सामाजिक क्षेत्र में, सेवा के क्षेत्र में भी निरंतर भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता काम करता है। हिंदुस्तान में जितनी भी राजनीतिक पार्टियां हैं वो केवल चुनाव जब आता है तब उनकी गतिविधियां दिखाई देती हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी एक ऐसा संगठन है कि चुनाव हो ना हो लेकिन उनकी सामाजिक गतिविधियां हमेशा निरंतर समाज में बनी रहती हैं, जिसके कारण भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता केवल एक राजनीतिक कार्यकर्ता नहीं है, वो सामाजिक कार्यकर्ता भी है। मैं एक उदाहरण दूंगा। ये आपने देखा होगा कि इतनी बड़ी वैश्विक महामारी के कारण कोरोना जैसे के कारण जहां अन्य राजनीतिक पार्टियों के कार्यकर्ता अपने घर में बैठे रहे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता उनकी सेवा के लिए निकल पड़ा। किसी को पानी पिलाना, किसी को चप्पल पहनाना, किसी को भोजन कराना, ये जो कहा गया ना सेवा परमो धर्म जी, उसको अगर भारतीय जनता पार्टी सच में चरितार्थ करती है, और जिसके कारण आपने अभी पूछा 2024 को ध्यान में रख करके, मेरा ये मानना है कि 2024 आएगा तो अभी ऐसे हमारे तमाम राजनीतिक विश्लेषक जहां 2019 में कह रहे थे कि सारी विपक्ष पार्टियां एक साथ हो गई, उत्तर प्रदेश में सपा बसपा जो एक दूसरे से हमेशा लड़ते रहते थे और लोग कहते थे कि इन दोनों का या मुआई या ये फलाना मिला दिया गया जिसके कारण भारतीय जनता पार्टी हार जाएगी। लेकिन आपने देखा होगा कि हमने 62 और फिर बाद में उपचुनाव हुए 64 सांसद हमारे 80 में भारतीय जनता पार्टी के हैं। 2014 में हम 73 थे और सपा बसपा मिलने के बाद भी हम भारतीय जनता पार्टी हमारे 62, अभी उपचुनाव में 2 सांसद जीते 64 हुए। और जहां सारी राजनीतिक पार्टियों मिलने के बाद भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता जो दिन रात सेवा में लगे रहते हैं, उनके कारण हमारे भारतीय जनता पार्टी का जो सांगठनिक स्ट्रक्चर है जी, उस सांगठनिक स्ट्रक्चर के कारण हम नीचे तक लोगों के बीच में। और एक बात और कहूँगा कि हमारी सरकार 2014 से जब से बनी है, इस देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी बने हैं। समाज में 2-3 तरह का आकलन होता था कि ये अगड़ा है, पिछड़ा है, अनुसूचित है, लेकिन अब समाज में एक चौथा आकलन होता है कि अगड़ा है, पिछड़ा है, अनुसूचित है, लाभार्थी है। एक नया समाज खड़ा करने का काम भारतीय जनता पार्टी के नेता माननीय नरेंद्र मोदी जी ने किया है। और वो जो लाभार्थी समाज है वो अगड़ा का भी है, वो पिछड़ा का भी है, वो अनुसूचित का भी है। इन तीनों समाज के लोगों को जो समाज के अंतिम पावदान पे खड़े थे, जो आज़ादी के इन 70 सालों में उनको मूलभूत सुविधाओं से वंचित थे, उन सुविधाओं को दे करके उनको उनके जीवन स्तर को उठाने का काम हमारी केंद्र की सरकार माननीय नरेंद्र मोदी जी की सरकार, उत्तर प्रदेश की पूज्य योगी जी की सरकार ने काम प्रारंभ किया। और उस काम का परिणाम है कि हम 2019 में हमने फिर जीता। 2022 में जहां उत्तर प्रदेश में विगत 25 साल 30 साल से 35 सालों से कभी सपा कभी बसपा और दूसरी बार कोई सरकार नहीं आती है। इन जीतों पे मैं थोड़ा सा रोकना चाहूँगा। इन जीतों पे अक्सर भारतीय जनता पार्टी को एक सामना करना होता है सवालों का कि ईवीएम का सहारा ले लेते हैं, क्यों ऐसा होता है? और ये सवाल सिर्फ विपक्ष पूछता है। इसलिए विपक्ष पूछता है कि उसके पास अब कोई मुद्दा ही नहीं है। हाँ। ठीक न, अगर ईवीएम का सहारा भारतीय जनता पार्टी लेती जी, तो क्या आजमगढ़ के रहने वाले आप अखिलेश यादव चुनाव लड़े थे, क्या वहाँ ईवीएम हम नहीं बैठा सकते थे? क्या बिल्कुल नहीं बैठा सकते थे? क्या जहां अन्य दलों के और सांसद जीते थे, क्या वहां ईवीएम नहीं बैठ सकती? क्या विपक्ष के पास कोई एजेंडा नहीं है सर, और वो निरर्थक आरोप ईवीएम पे लगाते हैं। चुनाव आयोग एक निष्पक्ष आयोग है, वो न भारतीय जनता पार्टी का है, न कांग्रेस का है, न सपा का है, न बसपा का है। उसका सिर्फ केवल काम है चुनाव आयोग में निष्पक्ष रूप से चुनाव हो, लोकतंत्र बहाल हो, उसके लिए वो प्रयत्न रहता है। वो एक स्वतंत्र बॉडी है, वो एक स्वतंत्र बॉडी है और अपने मानक के अनुसार वो काम करता है।
सर मैं थोड़ा सा ये देखना चाहूँगा, हाल ही में 10 तारीख को मुख्यमंत्री योगी जी आए थे आजमगढ़। उन्होंने कहा था कि आजमगढ़ की पहली और अब की छवि बहुत बदल गई है। मैं जानना चाहूँगा कि वो कौन सी छवि है जो पहले थी और अब नहीं है। निश्चित रूप से मैं पूज्य योगी जी ने जो कहा है मैं उसका समर्थन करता हूँ। समर्थन किस लिए करता हूँ कि कभी वो आजमगढ़ बटला हाउस इनकाउंटर में जो कांड हुआ उसमें नाम आया आजमगढ़ का। जी। पूरे देश में जगह जगह बम विस्फोट हो रहे थे, तो ये चिंता का विषय होता था, उसमें भी आजमगढ़ का नाम आता था। और उस समय की सरकार आजमगढ़ के विकास के प्रति जी। चैतन्य नहीं थी, उनका कोई रोल नहीं था। आज जब से भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश में पूज्य योगी जी की सरकार बनी है, मुझको लगता है कि बहुप्रतीक्षित मांग कि आजमगढ़ जनपद में जो कमिश्नरी हो गई थी वहाँ एक विश्वविद्यालय की स्थापना होनी चाहिए। जी। हमारी सरकार ने विश्वविद्यालय की स्थापना कर दी, वहाँ से सत्र भी प्रारंभ कर दिया और वहाँ से सारे विद्यालय गवर्न भी होने लगे। जी। कभी उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी की सरकार में लोग कहते हैं कि आजमगढ़ के नेताजी और उन्होंने जी। उस समय 4-5 जिले जो वीआईपी माने जाते थे, आज भारतीय जनता पार्टी का वहाँ कोई विधायक भी नहीं, फिर भी उत्तर प्रदेश के 75 जिलों में जो विकास की मुख्य धारा से जोड़ा गया उसमें भी आजमगढ़ को प्राथमिकता देकर के वहाँ विश्वविद्यालय, वहाँ पूर्वांचल एक्सप्रेसवे, वहाँ आप देखे होंगे कि हर सड़कें जो हैं गड्ढा मुक्त की गई, नए नए वहाँ विकास के लिए मानक तय करके। ये भारतीय जनता पार्टी कभी ये नहीं तय की कि आजमगढ़ में भारतीय जनता पार्टी का कोई विधायक नहीं, कोई सांसद नहीं है तो हम इसको अछूता छोड़ देंगे। हम उपचुनाव में जीते हैं और उसी का परिणाम है कि हमने आजमगढ़ में विकास का एक स्रोत खोला है, विकास का एक मापदंड बनाया है, जिसके कारण उपचुनाव में भारतीय जनता पार्टी सांसद चुनी है। लेकिन सर जैसा योगी आदित्यनाथ जैसे ही मुख्यमंत्री चुने गए वैसे ही शपथ लेते हुए बोला था कि मैं उत्तर प्रदेश की सभी सड़कों को एकदम सही ठीक करवा दूंगा, लेकिन आज भी आजमगढ़ की काफ़ी ऐसी सड़कें हैं सर जहां पैदल चलना मुश्किल है, गाड़ी छोड़ दें। क्या इसलिए कि वहां पे विपक्ष के विधायक हैं? आप आजमगढ़ को अगर ठीक से जानते हैं जी, मैं वहाँ जिला अध्यक्ष रहा हूँ और इस नाते आजमगढ़ की एक एक सड़क को, एक एक गाँव को जानता हूँ। ये काम हमारे जनप्रतिनिधि का है कि वो बताए, लेकिन संगठन के नाते मुझे जानकारी है। जी। जो आजमगढ़, कभी आजमगढ़ से जाने वाला व्यक्ति लखनऊ तक जाता था तो 5 घंटा 6 घंटा, बस से जाता था 8 घंटा लगता था। आज आजमगढ़ का व्यक्ति 2 से ढाई घंटे में लखनऊ चला जाता है, 2 से ढाई घंटे तक में चला आता अपना काम करके। ये एक भारतीय जनता पार्टी की बहुत बड़ी सौगात है, एक बड़ी सौगात है। दूसरा, आजमगढ़ से लोगों को है ना कि जीएनपुर वाया लाट घाट वाया दोहरी घाट, आप देखिए वो चौड़ीकरण में आया कि नहीं, उसी समय में आया। आजमगढ़ से मऊ के लिए जाएंगे आप, वो 4 लेन में है कि नहीं। कभी आप कल्पना करिए कि बनारस से आजमगढ़ आने में कितनी मशक्क़त होती थी, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की केंद्र में सरकार बनी तो बनारस से लेकर लुम्बिनी तक 4 लेन बना करके। और व्यक्तिगत तौर पे मैं आप बताऊं कि आजमगढ़ के किसान जिनकी भूमि वहाँ गई, आप कल्पना करिए कि जिनको कल्पना नहीं थी वो करोड़पति बने जी। बिल्कुल बिल्कुल। और मैं पार्टी का अध्यक्ष रहा हूँ, मेरे कार्यालय पे धरना देने लोग आए थे कि हमारी भूमि अधिग्रहण हो, लेकिन जब उन लोगों को उनके मानक के अनुसार उनको मुआवजा मिला, कोई नहीं आया। सहर्ष लोग स्वीकार किए और ये इच्छा पालते थे कि मेरी भी कुछ भूमि चली जाए जिसके कारण मुझे अच्छा मुआवजा मिल जाए। ये तो भारतीय जनता पार्टी ने किया ना, और किसी ने किया। हाल ही में एक मामला हो गया है अतीक अहमद का इनकाउंटर, उसमें भी विपक्ष बहुत ज़ोर से भारतीय जनता पार्टी को चिल्ला रहा है, शोर कर रहा है कि बीजेपी। इसमें कोई एक विपक्ष नहीं, पूरा कांग्रेस, सपा, बसपा, MIM सारी पार्टियां लगी हैं कि बीजेपी। किसी को इससे फ़ायदा होने वाला है, या ये इनकाउंटर आपकी नज़र में या भारतीय जनता पार्टी की नज़र में सही है या गलत है? इनकाउंटर नहीं हुआ, उनकी हत्या हुई है। बिल्कुल, हत्या होना ये कानून को चैलेंज देना है जी। और निश्चित रूप से ये हमारे लिए चैलेंज है और हम उस विषय पे व्यक्तिगत रूप से कोई बात नहीं कहना चाहता। कानून का राज है, कानून अपना काम करेगा और मुझको लगता है इसीलिए हमारी पूज्य योगी जी की सरकार ने उसके लिए कमेटी गठित की है और कि ये कैसे हुआ, क्यों हुआ, उसकी पूरी जांच हो रही है। ठीक ना जी। और ऐसा नहीं कि
भारतीय जनता पार्टी इसके पक्ष में है। भारतीय जनता पार्टी केवल कानून के पक्ष में है, कानून का राज स्थापित हो उसके लिए पक्ष में है। मतलब किसका मर्डर हुआ ये कोई फ़र्क नहीं पड़ता, जैसे हुआ वह। देखिए, मर्डर हुआ या वहाँ जो घटना घटी, भारतीय जनता पार्टी इससे कोई सरोकार नहीं। भारतीय जनता पार्टी कानून के राज को जिसने किया, भारतीय जनता पार्टी की आपने देखा होगा कि उस पर टिप्पणी आई जी, ठीक ना, क्या टिप्पणी आई, यह हम उससे सहमत नहीं। भारतीय जनता पार्टी उनके जो भी सारी चीज़ें थे वो कानून के दायरे में आकर के वो सारी चीज़ें चल रही थी। भारतीय जनता पार्टी कभी इस पक्ष में नहीं रहती है कि पूरे उत्तर प्रदेश में माहौल ख़राब हो, अमन चैन खराब हो, ठीक ना। हमेशा वो कानून का राज चाहती है। बाकी वो विषय उस पर हमारी सरकार जांच कमेटी बैठाई है, जांच कमेटी अपनी रिपोर्ट देगी और आगे उस तथ्यों को जो भी सही और गलत है सामने आएगा। सर, निकाय चुनाव को लेकर पब्लिक का ये काफ़ी सवाल रहा है कि भारतीय जनता पार्टी अक्सर सवाल उठाती है समाजवादी पर कि आप पारिवारिक देखते हैं, अपने परिवार के लोगों को टिकट देते हैं, आगे बढ़ाते हैं। तो क्या भारतीय जनता पार्टी में भी इस बार यही होने वाला है निकाय चुनाव को लेकर कि अपने लोगों को ही टिकट दिया जाएगा, आगे रखा जाएगा? एकदम नहीं होने वाला है जी। अभी हम प्रथम चरण के निकाय चुनाव की उनके प्रत्याशियों की घोषणा हमने कल की है जी। और गोरखपुर कमिश्नरी में हमारे 34 नगर पंचायत, 42 नगर पंचायत और करीब 8 नगर पालिका परिषद और ऐसे सभासदों को हमने दिया। और गोरखपुर में हमारे 80 वार्ड हैं, 80 वार्डों में भी हमने लोगों को दिया है। कोई एक विधायक ये नहीं कह सकता, हमारे 1-2 विधायक थे जो कि उनके चाहते थे कि परिवार में लें, भारतीय जनता पार्टी ने उसको सीधे मना कर दिया। हम कार्यकर्ता जो हमारे भारतीय जनता पार्टी के लिए काम करते हैं उनके लिए हमने प्राथमिकता दी है। और मुझको लगता है कि 80% जो टिकट वितरण मेरे द्वारा हुआ है वो भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं के लिए हुआ है। आज अगर गलत होता, मैंने कल ही घोषणा की थी, शायद मेरे कार्यालय पे हंगामा होता। बिल्कुल। लेकिन देखिए यहाँ अमन चैन है, सारे कार्यकर्ता टिकट पाए, वो अपना पर्चा दाखिला कर रहे हैं, अपना प्रचार कर रहे हैं, तो इस नाते भारतीय जनता पार्टी वो परिवार पे बल नहीं देती है। भारतीय जनता पार्टी का परिवार उसका कार्यकर्ता है, वो कार्यकर्ता पे बल देती है, जिसके कारण देखिए इतने बड़े पैमाने पे हमने टिकट का वितरण किया है। आज आप क्षेत्र कार्यालय पे हैं, कहीं आपको हंगामा दिखाई दे रहा है? नहीं सर। तो आप कैसे कल्पना कर सकते हैं? हमने अपने विधायक को मना कर दिया जी। हमने अपने शक्ति केंद्र स्तर का जो हमारा सबसे छोटा कार्यकर्ता है, आप देखेंगे हमारे पास सूची, उसको हमने टिकट दिया नगर पंचायत के अध्यक्ष का। अन्य दल में ये कल्पना नहीं कर सकता कार्यकर्ता कि हमको नगर पंचायत का अध्यक्ष का टिकट मिलेगा। वो सभासद तो पाता ही नहीं जी, अध्यक्ष की बात कहाँ से करेगा। हमने अपने नीचे के शक्ति केंद्र संयोजक को, मंडल अध्यक्ष को, जिले के पदाधिकारी को हमने नगर पंचायत के अध्यक्ष का टिकट दिया और उसका परिणाम है कि हमारे कार्यकर्ता हाथों हाथ अपने कार्यकर्ता को लेके उनके खिलाफ हमारे 10-5 ऐसे और कार्यकर्ता मांग रहे थे। लेकिन जब कार्यकर्ता को मिला है तो अपने को विड्रा करके उसके साथ जाके वो पर्चा दाखिला कराया है और उनके साथ लग करके वो प्रचार कर रहा है। वो संकल्प लिया है कि हम भारतीय जनता पार्टी को जिताएंगे। और आगे आने वाले दिनों में अभी हमने जितना टिकट दिया है प्रथम चरण में, आप देखिएगा कि भारतीय जनता पार्टी 2/3 बहुमत से विजय प्राप्त करेगी। वो केवल चेयरमैन नहीं, पूरा बोर्ड 2/3 बहुमत से जीत करके और एक ट्रिपल इंजन की सरकार बनाने का जो भारतीय जनता पार्टी ने संकल्प लिया है और हम उसमें आगे बढ़ रहे हैं। बिल्कुल सर, बहुत शुक्रिया हमारे साथ बातचीत करने के लिए, इतना वक्त देने के लिए। दर्शकों आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया देखने के लिए एशिया न्यूज़।